हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स किरण प्रकाशिकी के महत्वपूर्ण 5 डेरिवेशन पे चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर बच्चों को ऑप्टिक्स में दिक्कत आती है, इसीलिए हमने 5 ऐसे डेरिवेशन निकाले हैं जो पहले बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं और आगे भी आने की उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन है आपका, गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए 1/f 1/v प्लस 1/u। प्रूव दैट 1/f 1/v प्लस 1/u फॉर स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर गोलीय दर्पण के लिए आपसे पूछा गया। आपको करना यह है कि या तो आप अवतल दर्पण के लिए कर दीजिए या उत्तल दर्पण के लिए। जरूरी नहीं कि आप उत्तल दर्पण के लिए ही करें या अवतल दर्पण के लिए ही करें। तो मैं आपको अवतल दर्पण के लिए, ठीक है, मिरर फॉर्मूला निकालना बताता हूं। ठीक है, तो अवतल दर्पण हम यहां बना लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण वह होता है जिसका अंदर वाला भाग परावर्तक होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है? ये अंदर वाला जो दबा हुआ भाग है, ये अगर यहां से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे अपन कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और बाहर वाले भाग से, ये उठा हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, इससे अगर रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक, हमें यह पता है कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो मैं यहां पर इसके बाईं ओर वस्तु को रख देता हूं। ये यहां पर ए बी वस्तु हमने बाईं ओर रख दी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास एक चीज और हमें जानकारी में है। वो जानकारी ये है कि F इज इक्वल्स टू R/2। ये दिमाग में रखिएगा, ये हमारे काम में आएगी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो यहां आपका हो गया F और ये हो गया आपका C। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाएगी। जब पैरेलल आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन हुआ, कहां से गई? फोकस से। जब प्रकाश किरण हमारी जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये वक्रता केंद्र से अपन ने इसको गुजार दी, तो जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है जिधर से वह आई है। ठीक है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में चली जाती। बच्चों, यहां पर इसने इंटरसेक्ट करा। ठीक, ये भी था, ये हो गया आपका ए डैश, ये हो गया आपका बी डैश। ठीक, यहां इस तरह से हम एक लंब डाल देते हैं, इसको एम और इसको डी दे दी। ये एम एन मिरर है और एम पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा अपन मान लें। ये तो आपका डायग्राम हो गया, आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं किया, हमेशा वस्तु बाईं ओर ली जाती है तो हमने बाईं ओर वस्तु ले ली। प्रकाश किरण समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से चली जाती है, फोकस से गुजार दी। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट आती है। ठीक, ये तो हो गया आपका। आपको इसमें लिखने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये लिखना है कि भाई एम एन जो है अवतल दर्पण है, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। यहां तक का आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपको करना यह है कि आपको चाहिए रिलेशन, ठीक है, यू वी एफ में। तो वस्तु की दूरी जो है आपकी, कहां से मापेंगे वस्तु की दूरी को? हम पोल से मापेंगे, यानी ध्रुव से। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यू होती है। क्योंकि हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरियों को माप रहे हैं, इसीलिए हमने ऋणात्मक लिया। प्रतिबिंब तक की दूरी को बच्चों v लेंगे। यहां पर भी आप ध्रुव से माप रहे हैं और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, माइनस। और वक्रता केंद्र तक की दूरी को आप -r दे देंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों आप लोगों को? मुझे नहीं लगता कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। हमने चिन्ह परिपाटी का उपयोग साथ साथ ही किया है। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें यह देखेंगे
कि आपको ए बी सी एंड ए डैश बी डैश से ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला ट्राइंगल देखिए ए बी सी और ये वाला ए डैश बी डैश सी, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, है ना, इन त्रिभुजों को ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और एक एंगल यहाँ 90 डिग्री का है और एक और एंगल 90 डिग्री का। तो जब भी दो त्रिभुज के बीच में उनके दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो जो समरूप त्रिभुज हैं, एक जैसे दिखने वाले त्रिभुज हैं, उनमें अपन शर्त लगा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, ये समरूप है। यानी कि अब आप क्या करेंगे, तो बच्चों ए बी सी व ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ठीक है, समरूप है। ठीक, अब ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये समरूप हैं, तो अब इनकी समरूपता की शर्त क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ए बी बटे ए डैश बी डैश और बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक, यानी कि ये वाली भुजा के अपॉन में ये वाली और इस वाली भुजा के अपॉन में ये वाली भुजा। बहुत सरल बात, इसको आपने इक्वेशन एक देकर यहीं छोड़। अब फिर एक ट्राइंगल और मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये देखो एम डी एफ वाला और ए डैश बी डैश एफ वाला, ये एक छोटा सा ट्राइंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और इसमें एक एंगल यहाँ 90 का है और इसमें एक एंगल यहाँ 90 का है। तो अब हमारे पास हो जाएगा कि एम डी एफ व ए डैश बी डैश एफ। तो त्रिभुज एम डी एफ व ए डैश बी डैश एफ समरूप है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एम डी के अपॉन में ए डैश बी डैश और ये एम डी के अपॉन में ए डैश बी डैश, उसी टाइप से डी एफ अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, बी डैश एफ। तो डी एफ अपॉन बी डैश। अब प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा और ध्यान से इस डायग्राम को देखो, तो ये एम डी की जो लेंथ है उतनी ही लेंथ आपकी ए बी की है। तो एम डी और ए बी आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो एम डी इज इक्वल्स टू बच्चा ए बी। तो एम डी की जगह आपने ए बी पुट कर दिया, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश और डी एफ बाय बी डैश। ठीक, अब बच्चों एक चीज़ हो गई कि ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखते हैं, तो इनका जो एल एच एस है, मतलब जो आगे वाला पोर्शन है वो दोनों में इक्वल है। एल एच एस वाला भाग दोनों में इक्वल है तो आर एच एस वाला भाग भी इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से तो इनका एल एच एस इक्वल है, तो निश्चित तौर पे आर एच एस भी इक्वल होगा, यानी कि बी सी अपॉन बी डैश सी और डी एफ अपॉन बी डैश एफ। प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ फिर डायग्राम में आइए आप। अब आप ये देखिए कि ये जो पोल है ना, अब इस पोल के और इस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। हम ऐसा कहें कि द्वारक छोटा है, जो एपरेचर है वो इसका स्मॉल है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जो रे हैं वो कैसी हैं, पेरेक्सियल है ना, पराक्षीय है। तो जब पेरेक्सियल रे होती है तो उस कंडीशन में जो डी एफ है वो किसके इक्वल होगा, पी एफ के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यदि द्वारक का आकार छोटा है, द्वारक का आकार छोटा है, और द्वारक का आकार छोटा होने से होगा यह कि ये जो
डी एफ है, ये और ये पी एफ आपस में इक्वल हो जाएंगे लगभग लगभग। तो जो डी एफ है वो इक्वल होगा पी एफ। ठीक, तो डी एफ की जगह पर आप लिख देंगे पी एफ। तो बी सी बटा बी डैश सी और पी एफ बटे आपका बी डैश। प्यारे विद्यार्थियों, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, इसीलिए सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम सभी को दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये है BC, देखें आप, अब BC है तो BC को आप P से स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या करोगे, PB माइनस क्या कर दोगे, PC, PB माइनस क्या कर दोगे, PC, PB माइनस और B डैश C। अब ये जो B डैश C है इसको कर दोगे आप PC माइनस PB डैश, PC माइनस, प्यारे विद्यार्थियों, PF अपॉन, अब B डैश F, B डैश F को देखिए, ये B डैश F, तो इसको PB डैश माइनस PF कर देंगे, इसको कर देंगे PB डैश माइनस। अब ये तो हो गई। अब ये सारी डिस्टेंसेस क्या है हमारे पास, तो अपने पास क्या अवेलेबल है, तो बिल्कुल है, देखो PB माइनस U, PB डैश हमारे पास माइनस V है, PC आपके पास माइनस R है। तो सभी वैल्यूज हैं, तो ये हो गई PB की जगह आपका हो गया बच्चों माइनस U, PC आपका माइनस R, PC आपका माइनस R, PB डैश जो कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है, माइनस V, PF हो गया फोकस तक की डिस्टेंस जो होती है आपकी माइनस F, ये वाली फोकस तक की डिस्टेंस हमने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं की थी, ये हो गई आपकी माइनस। तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जगह पुट कर दिया, PB डैश हो गया बच्चों माइनस V और ये हो गया माइनस F। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। मैं इसको रिपीट करके एक बार वो समझा दूंगा, ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो माइनस U माइनस माइनस प्लस R, माइनस R माइनस माइनस प्लस V, माइनस F माइनस जो है V प्लस F। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो इस माइनस U का इसमें करेंगे तो ये हो गया UV, इस माइनस U का माइनस UF, R का इसके साथ तो प्लस RF और इस V का इसके साथ माइनस V। मैंने एक बात कही थी आपसे कि बच्चा R इज इक्वल्स टू 2F है ना, F इज इक्वल्स टू R/2, तो उसमें से R की जगह पुट करेंगे तो UV माइनस UF, R की जगह हो जाएगा बच्चों 2VF माइनस VF, तो UV इज इक्वल टू, यहाँ से VF बच जाएगा, तो VF ये है और इस UF को हमने इधर भेज दिया। अब कुछ भी नहीं करना है, ये जो इक्वेशन आई है इसको UVF से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे, UVF से इसको भाग दे देंगे, तो UV बटा हो जाएगा UVF बराबर VF बटा UVF और प्लस UF बटा UVF। U से U कैंसल, F से F कैंसल, VF से VF कैंसल, UV से UV कैंसल, 1 बटा F 1 बटा V प्लस 1 बटा U। ये कितना सरल था बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वापस से मैं रिपीट करके बता रहा हूँ कि गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए में, तो आपको क्या लेना है, इसमें अवतल गोली दर्पण ले लिया आपने, अवतल लेने के बाद यहाँ से समांतर किरण आएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, जब प्रकाशी केंद्र इसमें आपने वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वापस परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी, यहाँ आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आपने समरूप त्रिभुजों की खोज करनी है, तो हम दो त्रिभुज लेंगे ABC और A डैश B डैश समरूप होंगे। इसी प्रकार से जो आपका MDF और A डैश B डैश F भी समरूप होंगे, जिनकी हमने समरूपता की शर्तें ये इस तरह से लगा ली। और फिर आप समीकरण 1 व 2 में देखो, ये MD जो है वो आपका AB के बराबर हो जाएगा, तो MD की जगह आप AB पुट कर दीजिएगा, ठीक है, और फिर समीकरण 1 और 2 से बराबर कर देंगे, तो BC अपॉन B डैश से DF अपॉन B डैश F, और जब द्वारक का आकार छोटा लेंगे तो ये DF PF के इक्वल हो जाएगा। मैंने कहा था समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट होनी चाहिए, इसीलिए BC को भी हमने दर्पण के ध्रुव से स्टार्ट किया। देखो ये BC है, तो ये हो जाएगा बच्चा PB माइनस PC, PB माइनस PC, और जो आपका PB डैश है तो ये हो जाएगा, जो आपका B डैश C है तो ये हो जाएगा PC माइनस PB डैश, ठीक। और एक और आपका जो है फाइनली इसमें जो B डैश F है तो वो हो जाएगा PB डैश माइनस PF, और इनकी वैल्यूज अपने पास होती हैं, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी माइनस U होती हैं,
वक्रता केंद्र तक की दूरी -r होती है, फोकस तक की दूरी -f होगी, क्योंकि ये समस्त दूरियां क्या हो रही है, हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसीलिए अपन इनको माइनस में ले रहे हैं। ठीक, उत्तल दर्पण के लिए भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, पर अवतल, क्योंकि गोली दर्पण के लिए पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, अवतल के लिए उत्तल के लिए बहुत कम केस होता है कि पूछा जाए, पर फिर भी आप लोग कर लीजिएगा, इसी प्रकार से होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, और ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इनमें से भी मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है वो भी बताऊंगा। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सिद्ध कीजिए, है ना, n2 - n1/r n2/v - n1/u फॉर द रिफ्रैक्टिंग एट द स्फेरिकल सरफेस, प्रूव दैट। ठीक, इसके लिए हमें प्रूव करना है। ठीक है भैया, एक गोलीय पृष्ठ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, एक गोलीय पृष्ठ, ये हमने एक गोलीय पृष्ठ, ये इस गोलीय पृष्ठ का आपका जो है पोल हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ हमने ऑब्जेक्ट, ठीक, अब मान लो यहाँ से आपकी रे चली, तो यहाँ इसका रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के बाद ये रे मान लो यहाँ आकर मिल गई ऐसे, ठीक, और यहाँ से एक सीधी रे भी ऐसे गई और ये भी यहाँ आकर मिल गई, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो गई, यहाँ बन गया आपका प्रतिबिंब। ठीक, आई, ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। यहाँ आपका है वक्रता केंद्र सी, तो यहाँ से आपने एक लंब डाला। ठीक है बच्चा, अब यहाँ जो अब आपने लंब डाला है, तो ये आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये कोण हो गया आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण हो गया अपवर्तन कोण r। यहां तक भी मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई समस्या होगी, नहीं है ना। इसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर n1 ले रहे हैं और इधर n2 ले रहे हैं, है ना। अपवर्तनांक एक माध्यम, इधर के माध्यम का n1 और इधर के माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। n1 n2 क्या है, तो अपवर्तनांक है। ठीक, कई बार परीक्षाओं में ये आता है कि n-1/r और n/v-1/u। अब होता क्या है कि वो सेकंड वाले मीडियम को वो n ले लेते हैं और पहले वाले मीडियम को वो एयर ले लेते हैं, एयर लेने की वजह से वो 1 हो जाता है। ठीक, यहां तक का मामला क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बन रहा है उसको हमने ले लिया अल्फा, इमेज के साथ जो एंगल बन रहा है उसको ले लिया बीटा, और ये यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको हमने ले लिया थीटा। क्या बच्चों यहाँ तक भी आप लोगों को कोई समस्या लग रही है? मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी आपको कोई समस्या होगी। अब आपको आई और आर, अब हमारा टारगेट ये लेके चले अभी आप, अभी हम टारगेट लेना है कि हम पहले स्नेल्स लो, क्योंकि हमने यहाँ रिफ्रैक्शन, आपने क्या किया यहाँ पर अपवर्तन किया, रिफ्रैक्शन हुआ, तो रिफ्रैक्शन हुआ तो स्नेल का नियम लगाना पड़ेगा। तो स्नेल्स लो यानी कि स्नेल के नियम से यही लगा देते हैं। तो स्नेल का नियम, ठीक है, आपका ये होगा n2/n1 इज इक्वल्स टू साइन i/साइन r। ठीक, अब क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि ये एंगल i एंड r अगर बहुत छोटे हैं, ठीक है, यदि i व r बहुत छोटे हैं तो इन आई आर की वैल्यू स्मॉल है, वेरी स्मॉल, तो देन साइन i इज इक्वल्स टू i एंड साइन r। ठीक, तो इस i और r की वैल्यू हो गई, तो n2/n1 इज इक्वल्स टू i/r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया n1i इज इक्वल्स टू
N2R। ये हो गई बच्चों आपकी इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आई? कुछ नहीं किया, स्नेल्स का लॉ लगाया और कोण बहुत छोटे हैं इसीलिए आई पर। ठीक है, यहाँ तक भी मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है। एक एक स्टेप ध्यान से समझा रहा हूँ बच्चों, तो आप भी ध्यान से समझिए साथ साथ, और हो सके तो साथ साथ सोल्व भी कीजिए। जब आप साथ साथ सोल्व करोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा टारगेट क्या हो गया, इसमें आई और आर निकालना अब हमारा टारगेट। ठीक, एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, बहिष्कोण प्रमेय है। बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ये बाकी सब पॉइंट्स के नाम तो हैं, तो इस पॉइंट को भी हम कुछ नाम दे दें, इसको हम एम पॉइंट दे दें। ठीक है, ये एम पॉइंट। अब आप ये देखें कि बहिष्कोण प्रमेय जब लगाए हम त्रिभुज ओ एम सी में या ओ एम आई में, है ना, तो पहले तो हम इसमें लगाएंगे, तो बहिष्कोण प्रमेय किसमें, ओ एम सी में, और फिर एम आई सी में लगाएंगे। ठीक है, तो पहले लगाते हैं हम त्रिभुज ओ एम सी में बहिष्कोण प्रमेय। प्यारे विद्यार्थियों, बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि जो दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर। तो यहां देखो आंतरिक कोण अल्फा और थीटा, और इसका बाहरी कोण कौन सा है, आई है। तो आई बराबर हो गया प्यारे विद्यार्थियों, आई बराबर हो गया थीटा, थीटा प्लस अल्फा। ये तो एक चीज हो गई। फिर त्रिभुज अगला वाला जो है वो है आपका आई एम सी। त्रिभुज आई एम सी में बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, बहिष्कोण प्रमेय। तो यहाँ जो आपका अंदर वाला है आर प्लस बीटा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो आर प्लस बीटा बराबर आ रहा है थीटा, आर प्लस बीटा बराबर थीटा। तो आर बराबर, इधर इसको उठा के इधर फेंक दिया तो थीटा माइनस बीटा। आई और आर की वैल्यू भी अपने को मिल गई है, तो ये आई और आर की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आई व आर का मान, आई व आर का मान समीकरण एक में। तो आई और आर का मान जब आप समीकरण एक में रखेंगे तो n1 आई की जगह हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, और n2 आर की जगह हो जाएगा थीटा माइनस बीटा। ठीक, यहाँ तक का भी मामला आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये होगा n1 थीटा प्लस n1 अल्फा इज इक्वल्स टू n2 थीटा माइनस n2 बीटा। इसको इक्वेशन सेकंड देकर अपन यहाँ थोड़ा सा रोक देते हैं। अब अपने को टारगेट लेके चलना है कि थीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास हो, यानी कि हमें निकालने हैं कोण, थीटा, अल्फा और बीटा। और जब आपको कोण निकालने हो तो कोण के लिए हमारे पास सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कोण बराबर होता है हमारे पास चाप बटे त्रिज्या। सभी स्टूडेंट को यह याद होगा, मुझे लगता है सभी को ये पता होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। तो चाप, ये वाला चाप, चाप देखो ये पीएम चाप। अब जब मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो त्रिज्या हो जाएगी पीओ, अल्फा वाले कोण की। जब मैं बीटा वाले कोण की बात करूंगा तो त्रिज्या हो जाएगी पीआई, और जब मैं थीटा वाले कोण की बात करूंगा तो त्रिज्या हो जाएगी पीसी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू, चाप तो सभी का फिक्स है, चाप जो है आपका सभी का फिक्स हो गया। ये देखें, चाप आपका सभी का फिक्स हो गया, कौन, पीएम। तो चाप हमारा फिक्स हो गया पीएम। ठीक, बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या हो गई आपकी, ये देखो पीओ, है ना, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी पी। इसी टाइप से बीटा बराबर, ठीक, बीटा पे चलते हैं। बीटा आपका क्या है, देखो चाप तो पीएम हो गया, ये पीआई। ठीक,
तो बीटा बराबर पी एम बटे पी आई और थीटा बराबर पी एम बटे, अब थीटा कहाँ बैठा हुआ है, तो थीटा ये पी सी त्रिज्या पर बैठा, ये हो गया पी। ठीक, अब यहाँ देखो बच्चों, अब ध्रुव से वस्तु तक की दूरी जो होती है वो होती है u। ठीक, यानी कि अब हम प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में माप रहे हैं, इसलिए ये ऋणात्मक। और अब इधर देखो, वक्रता केंद्र तक की दूरी होती है r पर, हम प्रकाश किरण की दिशा में नाप रहे हैं, इसीलिए धनात्मक। आई, ये हो गई आपकी प्रतिबिंब तक की दूरी, इसको भी हम प्रकाश किरण की दिशा में माप रहे हैं। देखो आपकी किरण इधर चल रही है और आप इधर ही माप रहे हैं, इसीलिए ये भी आपकी धनात्मक और ये भी आपकी धनात्मक। यू ऋण आएगा, बाकी सब धन। ठीक, तो हमें ये चीजें भी अब हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अल्फा बराबर हमारे पास है बच्चा पी एम बटा माइनस यू, बीटा बराबर पी एम बटा वी और थीटा बराबर पी एम बटे आर। ठीक, हमारे पास अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यू भी आ चुकी। अब ये अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यू जो हमने एक इक्वेशन यहाँ निकाला है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे n1 थीटा प्लस n1 अल्फा और n2 थीटा माइनस n2 बीटा, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो समी अल्फा बीटा थीटा का मान, अल्फा बीटा व थीटा का मान समीकरण 1। तो जब आप 1 में रखेंगे तो n1 थीटा, तो थीटा की जगह होगा बच्चा पी एम बटे आर, फिर है आपका प्लस n1 अल्फा, तो अल्फा की जगह आपका होगा पी एम बटा माइनस बराबर, फिर जो है आपका n2 थीटा, n2 थीटा की जगह पी एम बटे आर, फिर है माइनस n2 बीटा, बीटा की जगह है पी एम बटा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम ध्यान से देखें तो सभी में पी एम आ रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो पी एम यहाँ से कॉमन, तो n1 बाई आर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस n1 बाई यू, ये हो गया n2 बाई आर माइनस n2 बाई वी। अब इधर से भी pm कॉमन और इधर से pm की जीवन लीला यहाँ समाप्त, तो बचा n1 बाई आर माइनस n1 बाई यू और n2 बाई आर माइनस n2 बाई वी। प्यारे विद्यार्थियों, अब r को हम एक और कर लेते हैं और इसको एक और कर लेते हैं। अब आप ये देखिएगा कि r को एक तरफ करते हैं, तो अपन इसको उठाकर इधर ले आते हैं, v वाले को और u वाले को एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो देखो हमारे पास जो n2 बाई आर है वो उसको अपनी जगह पर बिठा के रखा, अपन ने कहा कहीं नहीं जाना तेरे को, अपन लेकर आए इस n1 बाई आर को इधर। ठीक है भैया, उसके बाद ये n1 बाई यू को इधर बिठा के रखे और n2 बाई वी को उठाकर इधर ले आए, तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। अब आपका एलसीएम आर, तो n2 माइनस n1, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। प्यारे विद्यार्थियों, डेरिवेशन थोड़े से बड़े जरूर हैं, मैं समझाने में थोड़ा अधिक समय ले रहा हूं ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर ये समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, एक बार वो समझा रहा हूँ। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सिद्ध करना है, तो हमने एक गोलीय पृष्ठ बना लिया, यहाँ हमने वस्तु ले ली। ठीक, अब वस्तु से किरण इधर गई और अपवर्तित हो गई, यहाँ से किरण सीधी गई और यहाँ सीधी सीधी जाएगी, जैसे ध्रुव से होकर जाएगी सीधी निकल जाती, यहाँ कटी तो यहाँ आपका प्रतिबिंब बन गया, ऊपर से आपने एक अभिलंब डाल दिया। ठीक, अब अल्फा बीटा थीटा इनमें कोण बना दिए और स्नेल का नियम लगा दिया। स्नेल के नियम से आपको ये पता चला कि आपको आई आर निकालना है, फिर आपने बहिष्कोण प्रमेय लगानी है और आई आर की वैल्यू निकाल लेनी है। आई आर की वैल्यू आने के बाद जो स्नेल लॉ से अपन ने समीकरण एक निकाली थी उसमें रख देंगे, और फिर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या करके अल्फा बीटा थीटा भी अपन को ज्ञात कर देना है और उसमें रख देना है। कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन निकल के आ जाता है। अगर परीक्षा में बच्चा अगर आपका आ गया कि भाई n माइनस वन बाई आर और n बाई वी माइनस वन बाई यू,
तो ये सिद्ध कीजिए। तो ये कैसे करोगे, कभी कभी म्यू भी लिख देता है तो घबराना नहीं, अपवर्तनांक ही होता है। तो आप करिएगा ये कि यहाँ आप क्या करना कि जैसे n2/n1 लिया है तो यहाँ आप कुछ भी मत करना है, दूसरे वाले माध्यम को n ले लेना, n/1 यानी कि आपका हो जाएगा I = NR। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप लास्ट में पूरा डिराइव होने के बाद, जब लास्ट में आप पहुंच जाए तो आप यहाँ लिखेंगे कि प्रथम माध्यम क्या है आपका, एयर, हवा है। प्रथम माध्यम जो है वायु है, अतः जो है वायु है, अतः n1 = 1। और दूसरा माध्यम हम लोग ले लेंगे n2 = n, और ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो डेरिवेशन कई बार इस तरह से भी आता है तो वो वाला भी आपका प्रूव हो जाएगा। दोनों ही काम हो जाएंगे इस डेरिवेशन। जैसे भी पूछे आप लोग कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध कीजिए। एस्टैब्लिश द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर अ थिन लेंस। मैं आपको इसका फॉर्मूला प्रूव डेट करके किस तरह से लिखा हुआ आएगा वो भी लिख देता हूँ। ये हो जाएगा n21 - 1 और 1/r1 - 1/r2। क्योंकि पतले लेंस के लिए बोला है, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोला जाता है, ठीक है, लेंस निर्माता सूत्र है ना। तो लेंस निर्माता सूत्र के नाम से भी आ सकता है, ये पतले लेंस के लिए आ सकता है। और एक अच्छी बात बताऊं, ये दोनों ही प्रकार के लेंस, उत्तल और अवतल दोनों ही के लिए लागू होता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो दोनों ही के लिए लागू होता है। पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को कि चलो ये हमारे पास हमने बना दिया यहाँ पर, ये कौन सा लेंस हो गया बच्चों, आपका उत्तल लेंस। यहाँ आपकी वस्तु है, ठीक। अब आप देखते हैं कि यहाँ से आपकी ये प्रकाश किरण इस तरह से जाती है, जैसे ये आपकी प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे आई, ठीक। अब यहाँ से चूंकि ये एक और सरफेस है, अगर ये सरफेस ना होता, समझिए इस चीज को, अगर यही सरफेस होता, केवल ऐसा होता कि इसमें लेंस के अंदर दो सरफेस होते हैं, मैं एक एक करके वापस से बना देता हूँ, कि लेंस में केवल एक सरफेस ये वाला होता, दूसरा सरफेस ना होता, ठीक। यहाँ से अब आपकी किरण चलती, यहाँ से अपवर्तित होती और अपवर्तित होकर ये किरण आपकी यहाँ आ जाती। पर लेंस के अंदर तो दूसरा पृष्ठ है, तो दूसरा पृष्ठ होने की वजह से ये किरण कहाँ मुड़ गई, यहाँ मुड़। तो अंतिम प्रतिबिंब आपका यहाँ बन गया, और ये इसको अपन I1 दे देते। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप ये समझिए कि ये किरण आ रही है और ये यहाँ पर फाइनल है, और एक किरण आपकी इधर आ रही है, और ये आपका प्रकाशी केंद्र। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात समझिएगा आप लोग ध्यान से कि वस्तु जो इधर रखी हुई है, यहाँ से किरण आ रही है, और अब ये किरण अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो ये यहाँ आ जाती है, यानी कि पहले सरफेस से जो प्रतिबिंब बना है वो I1, और दूसरे सरफेस के लिए जो वस्तु है वो है I, ठीक है। पहले सरफेस से यानी पहली सतह से जो प्रतिबिंब बना है वो I1 है, और दूसरी सतह के लिए जो I1 प्रतिबिंब है वो वस्तु का कार्य करता है, और फाइनल प्रतिबिंब बना बच्चों आपका I पर, ठीक। अब हमने अभी जो सूत्र डिराइव किया था, इस सूत्र का उपयोग हमें कर लेना है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर वायु मानकर करता तो फिर मुझे कोई दिक्कत आनी नहीं है आप लोगों को इसे सिद्ध करने में, पर मैं इसी सूत्र से ये आपको डिराइव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास वही एक तरफ n1 माध्यम है और एक तरफ आपका n2 माध्यम। n2 अब हम पहले प्रथम पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब तक की जो वस्तु तक की दूरी जो u हो जाएगी, प्रतिबिंब तक की दूरी फाइनल प्रतिबिंब तक की हमने v कर दी, और जो आपका वस्तु का कार्य कर रहा है उस तक की दूरी आपने v1 कर दी। अब आप बोलोगे सर यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लगा रहे हो, आप चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम इसमें एक सूत्र जो प्रयोग कर रहे हैं वो ये वाला n2 - n1/r
N2/V माइनस N1/U, ये सूत्र हम प्रयोग कर रहे हैं। और इस सूत्र प्रयोग करने का लाभ ये है बच्चों, इस सूत्र के प्रयोग करने का लाभ ये है कि आपको यहाँ चिन्ह परिपाटी का उपयोग नहीं करना। ठीक है, तो क्योंकि हम इसका चिन्ह परिपाटी का उपयोग एक बार कर चुके हैं, तो हमारे पास जो सूत्र है वो पता ही है आपको, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और अपन सबसे पहले प्रथम पृष्ठ के लिए हल कर रहे हैं। तो प्रथम पृष्ठ के लिए N2 माइनस N1 बाय, अब देखो हमारे पास ये पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो R1 और दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वह R2 आपने मान लेनी है। तो अब ये आया N21 माइनस R1, अब N2/V है ना, जो फॉर्मूला है आपके पास उसमें है N2/V। तो हमारा जो V क्या है, पहले पृष्ठ का V कौन है, V1 है। तो N2/V माइनस 1/U यानी N1/U, N1/U ये हो गई बच्चा आपका समीकरण नंबर 1। फिर बात करते हैं द्वितीय पृष्ठ के लिए। अब बात करेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए जब हम दूसरे पृष्ठ के लिए निकाल रहे बेटा, तो अब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदले। ठीक है, तो आप इनको क्या करिएगा, इंटरचेंज करिएगा। कैसे, क्यों बदले, इस चीज को समझिए। अभी आप ये मान के चले कि हम एयर 2 यहाँ मान लो ग्लास में आ रहे हैं उदाहरण के लिए, तो अगली बार आप ग्लास 2 कहाँ आएंगे, एयर में आएंगे। तो ये इंटरचेंज आप मीडियम कर दीजिएगा। तो जहां आपका N2 है वहां आप N1, और जहां N1 है वहां N2 कर दीजिए। रिफ्रैक्ट सेकेंड पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है R2 है। अब N2 बाई, है ना, N2 की जगह आपका क्या हो जाएगा, N1 हो जाएगा। तो N1 बाय, अब आपका फाइनल प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो देखो फाइनल प्रतिबिंब आपका V पर बन रहा है, तो हमने V पर बना दिया, माइनस ये हो गया आपका N2 बाय। अब इसके लिए वस्तु कौन है, वस्तु इसके लिए ये I1 है। ठीक, तो इसकी जगह आपने रख दिया यहाँ पर V1। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। बस ये दो इक्वेशन निकालने में आपको मेहनत है। फर्स्ट सरफेस के लिए निकाल ले, सेकेंड सरफेस के लिए निकाल ले, और फिर दोनों को ऐड कर दें। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ये आप देखिएगा कि N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2 इज इक्वल्स टू N2/V1 माइनस N1/U प्लस N1/V माइनस N2/V1। प्यारे विद्यार्थियों, अब आप देखें कि ये N2/V1 से इस N2/V1 की जीवन लीला समाप्त। यहाँ आप देखेंगे तो N2 माइनस N1 कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, तो यहाँ से अगर N2 माइनस N1 कॉमन निकालूंगा तो अंदर यहाँ बचा 1/R1। यहाँ चूंकि N1 माइनस N2 है तो इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, -1/R2। प्यारे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर ये हो गया, N1 कॉमन निकाल लेते हैं। ये पहले तो अपन N1/V माइनस N1/U, इसको पूरा थोड़ा सा और कर लें। अब बच्चा हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी। अब आपको थोड़ा सा और पुराने ज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा। आपको नॉलेज होगा कि यदि जो आपकी वस्तु है, यदि वस्तु ठीक है अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है, यानी अनंत पर यानी यू कहाँ है, अनंत पर। यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। प्रतिबिंब फोकस पर होगा। बहुत बढ़िया बात, हमारे नॉलेज में है, हमारे नॉलेज में है। तो u की जगह आप लिखेंगे इनफाइनाइट और v की जगह लिखेंगे f। तो N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2 इज इक्वल्स टू
हमारे पास हो गया देखो n1 बाई एफ, n1 बाई एफ माइनस n1 बाई इनफाइनाइट। ठीक, इनफाइनाइट तो ये आपका हो जाएगा कैंसल। अब आपका यहाँ आ गया n2 माइनस n1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। प्यारे विद्यार्थियों, ये आया n1 बाई एफ। आपका डेरिवेशन यही समाप्त हो सकता है, पर इस n1 को अब इधर किसके डिवाइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका n2, अलग अलग कर दो सीधे, n2 बाई n1 माइनस n1 बाई n1 इज इक्वल्स टू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्या बचा यहाँ 1 बाई एफ। इस n2 से n2 की जीवन लेला समाप्त, तो 1 माइनस, है ना, सॉरी, हाँ, n1 से n1 की जीवन लीला होगी समाप्त, n2 बाई n1 तो जिंदा रहेगा, ये हो गया कैंसल। तो बच्चा n2 बाई n1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2 बराबर 1/f। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 1/f बराबर, इसको लिखेंगे n2 1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/8। ये है बच्चों आपका लेंस निर्माता सूत्र। इसमें है मेहनत कुछ नहीं, ठीक है, पर आपको कुछ चीजें दिमाग में लेकर चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपवर्तन लेंस के लिए जो सूत्र आपने प्राप्त किया था वो आपको याद हो, तो आपको क्या करना है कि एक चित्र बना लेना है। अच्छा, ये दोनों ही प्रकार के लिए लागू होता है, ध्यान रखिएगा। अगर अवतल के लिए भी आप डायग्राम बना देते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, दोनों के लिए डायग्राम बना सकते हैं आप सीधे सीधे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये किरण आई आपकी, ऐसे चलेगी, इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और इस तरह से आप बनाएंगे तो ये वाला भी आपका हो जाएगा, उसमें कोई बड़ा मामला नहीं है। तो दोनों ही डायग्राम आप बना सकते हैं, नहीं तो आप एक डायग्राम बनाइए मस्त सा, और उसके बाद पहले इसके लिए जो अपवर्तन सूत्र लगाइए, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए लगाइए और दोनों को जोड़ दीजिए। पर हाँ, केवल एक ही कंसेप्ट है इसमें कि जो पहले पृष्ठ से जो प्रतिबिंब बना वो प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, बस इतना याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। बच्चा कभी कभार इससे अपन को थोड़ा सा इस बात के लिए भी ध्यान रखिएगा कि अब परस्पर संपर्क में रखने हैं दो लेंस, है ना, और वही वाली कहानी है जो अपने को आती है, कोई बड़ा मामला नहीं है। देखो ये दो लेंस हैं, जैसा अभी अपन ने ये पढ़ा है वैसा ही है ये भी। अब ये दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में अपन ने रख दी, यहाँ से पहले लेंस से प्रकाश किरण आई होगी। अगर ये दूसरा लेंस नहीं होता तो इसका डेफिनेटली प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन जाता, और दूसरी लेंस रे हैं तो फाइनल प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा। और ये वाला जो है, अब देखें इसको अपन व्यवस्थित बना दें। ये किरण आपकी यहाँ से आई और इस तरह से आ गई, और अब इसको आपने पीछे की तरफ बढ़ाया यहाँ से, अगर डैश डैश से सीधी बनाते हैं तो एक, ये आपका एक, फिर इसका कंबाइन से, ठीक। अब ओ वस्तु है, यहाँ से किरण आई और किरण यहाँ आ गई, पर अगर ये किरण यहाँ से ही ऐसे आती तो यहाँ, ये आपका अंतिम प्रतिबिंब आई है, ये आपका आई डैश हो गया, ये ओ हो गया, और ये यहाँ पर आप समझिए। अब वस्तु तक की जो दूरी है वो आपकी u है, और प्रतिबिंब तक की दूरी जो है वो फाइनल v है। जो ये वाला आई डैश वाला प्रतिबिंब है वो उसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसको मैं यहाँ पर v डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। जो दूसरे लेंस के लिए जो आई डैश है वो किसका काम करता है, वस्तु का कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें भी प्रथम लेंस द्वितीय लेंस के लिए अपन निकालेंगे, है ना, तो बहुत सरल है। देखो प्रथम लेंस के लिए, तो जब प्रथम लेंस के लिए आपने निकाला तो 1/f 1/v माइनस 1/u होना चाहिए, पर
हमारा जो प्रथम लेंस का प्रतिबिंब बन रहा है वो वी डैश पे बन रहा है, वी डैश लिया है ना इस बार अपन, तो वी डैश पे बन रहा है। ये हो गया फोकस दूरी का सूत्र, लेंस सूत्र के प्रयोग से कर रहे हैं। फिर द्वितीय लेंस के लिए, क्योंकि प्रथम लेंस की जो फोकस दूरी है, याद रखिएगा प्रथम लेंस के लिए जो फोकस दूरी है वो f1, प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1 और द्वितीय लेंस की फोकस दूरी f2, ऐसे कैसे लिख के f2, द्वितीय लेंस की फोकस दूरी f2, तो ये f1 बराबर हो गया। अब द्वितीय लेंस के लिए 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसका u क्या है, इसका u ये वाला है जो, ठीक है, पहले लेंस का जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए इकाई का काम करेगा प्रतिबिंब, तो 1/v को दे दिया समीकरण नंबर 2। अब 1 और 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देंगे, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/v डैश। प्यारे विद्यार्थियों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u, तो 1/f1 और 1/f2। अब वही कहानी यहाँ पर भी कि भाई जब प्रतिबिंब वस्तु आपकी अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो v की जगह f आ गया, तो 1/f और इसकी जगह इनफाइनाइट आ गया, तो 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f बराबर 1/f1, 1/f बराबर हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, ये आ गया दो लेंस। कभी कभी लेंस क्षमता के लिए भी बोल देते, तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे आप लेंस क्षमता कहते हैं। तो इस 1/f की जगह आप p लिख देंगे, 1/f1 की जगह आप p1 लिख देंगे और 1/f2 की जगह आप p2 लिख देंगे, तो p बराबर p1 प्लस p2। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला। प्रिज्म के पदार्थ हेतु अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त कीजिए। इसमें भी आप लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं रही होगी, दिक्कत आती होगी, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सरल है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए आपको सूत्र निकालना है, तो हमने एक प्रिज्म ले लेना है यहाँ पर, ये हमने ले लिया एक प्रिज्म, एक ABC तो नाम दिया। अब प्रिज्म पर यहाँ से एक किरण आ रही है, तो ये आपतित किरण, जब किरण आती है और यहाँ आपने एक अभिलंब को इस तरह से डाल दिया, इसको नाम दे देते हैं NM, ठीक। अब यहाँ से किरण अपर और इधर आ, ठीक। अब यहाँ पर फिर आपने पुनः एक अभिलंब डाल दिया, इसको दे दिया N-M, यहाँ से ये किरण क्या हो गई, निर्गत। ये हो गया आपका यहाँ से आपतन कोण, यहाँ आया आपका अपवर्तन कोण R1, ठीक। इधर आपतन R2 ले लो और अपवर्तन या निर्गत कोण हो जाएगा E। यदि समझे इस बात को कि अगर ये किरण सीधी सीधी गई होती तो कैसे जाती, ऐसे जाती, जा रही होती, ठीक। अब विचलन हमें चाहिए कि कितना विचलन हुआ, तो आप इसे पीछे की तरफ बढ़ाओ, यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला कोण होता है बच्चों आपका विचलन। अब ये वाला कोण क्या होगा, तो ये बाहर वाला पूरा I है, तो ये I माइनस R1 होगा, तो ये वाला कोण है आपका I माइनस R1, भले इसको I1 दे दो, तो I1 माइनस R1। उसके बाद जो है एक और कोण ये अंदर वाला है, तो ये वाला कोण बाहर वाला E है, तो ये होगा E माइनस R। सारे कोण दिख रहे होंगे आपको। अब इसमें हम लगाएंगे बच्चों स्नेल का नियम, स्नेल के नियम। तो स्नेल का नियम है n बराबर साइन I बटे साइन R। हमारा लक्ष्य है I और R की वैल्यू निकालना। I और R की वैल्यू आ जाएगी तो आपका काम बन जाएगा। अब I और R की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कुछ थोड़े से यत्न करने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो करते हैं। ये जो आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है इसको नाम दे देते हैं, इसको अपन ने नाम दे दिया, किरण को नाम दे दो PQRS, ठीक है। और ये एक पॉइंट और है तो इसकी भी अपने को जरूरत पड़ेगी, तो इसको L नाम दे। अब हमारे पास जो चतुर्भुज हैं हम लेंगे चतुर्भुज AQMR।
समांतर चतुर्भुज AQNR, क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल AQNR। अब समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि आमने सामने की भुजाओं का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल M और ये एंगल M जो है इनका योग 180 डिग्री होना। तो जो एंगल A है प्लस एंगल QNR बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल है और ये एंगल QNR। अब हमारे पास जो त्रिभुज है QNR, तो त्रिभुज QNR में, तो जब त्रिभुज QNR की बात करेंगे तो ये R1 ये R2 और ये एंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR बराबर 100। ठीक, यहाँ तक का मामला आप लोगों को समझ आया होगा। इसको दी इक्वेशन सेकेंड और इसको दो इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण 2 व 3 से, तो LHS बराबर RHS भी बराबर, तो एंगल A प्लस QNR बराबर R1 प्लस R2 प्लस QNR। इस QNR से इस QNR को कैंसिल कर दो, तो एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 को दी इक्वेशन 4 छोड़ दिए। फिर आप आए, एक और चीज़ आप यहाँ देखिएगा कि ये जो विचलन कोण दिख रहा है, ये विचलन तो इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो त्रिभुज QLR में बहिष्कोण प्रमेय, जब आप बहिष्कोण प्रमेय लगा रहे हैं तो आप ये देखें कि ये जो अंदर वाले कोण हैं, ये वाला और ये वाला कोण है I1 माइनस R1 और ये माइनस R2, किसके बराबर होगा, डेल के। तो I1 माइनस R1 और E माइनस R2 इज इक्वल टू आया डेल। बच्चों एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है बेटा कि ये जो I1 है इस E के इक्वल हो जाएगा R1 R2 के। क्या होता है इसका, जब आप ग्राफ देखते हैं कि आपतन जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम देखते हैं आपतन कोण का मान हम बदलते जाते हैं, तो देखते हैं तो प्रारंभ में तो क्या होता है कि जो विचलन कोण का मान है वो घटता है और एक स्थिति के बाद फिर विचलन का कोण का मान क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जहाँ से ये बढ़ने लगा उस पॉइंट को, जो सबसे कम वाला था, उसको कहते हैं हम न्यूनतम विचलन। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में जो I1 है यानी कि आपतित किरण है वो निर्गत किरण के बराबर हो जाएगी और ये R1 इस R2 के बराबर होना ही होना है। तो हमें ये यहाँ से पता चला कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 बराबर E बराबर I मान लिया और R1 बराबर R2 बराबर हमने R। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे समीकरण 4 और समीकरण इसमें। तो पहले समीकरण 4 से, तो जब समीकरण 4 से देखा तो A बराबर R1 की जगह R प्लस R, तो 2R, तो R बराबर हो गया बेटा A/2। फिर समीकरण आपकी अगली कौन सी, समीकरण 5 से। तो समीकरण 5 से जब बात करें तो ये जो आपका है I और इस सब की जगह पुट करेंगे तो I1 की जगह I और R1 की जगह R, E की जगह I और R2 की जगह R इज इक्वल्स टू डेल M न्यूनतम विचलन। अब I यानी कि ये हो गया आपका 2I माइनस 2R इज इक्वल्स टू डेल M। बेटा 2R की जगह पर आप क्या रख सकते हो, A रख सकते हो, इज इक्वल्स टू डेल M। अब हमको तो चाहिए I, तो 2I इज इक्वल्स टू डेल M प्लस A। I इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा A प्लस डेल M/2। तो ये जो I और R आए हैं, है ना, तो इस I व R का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या थी बेटा, n बराबर साइन I बाई साइन R। तो I और R की वैल्यू आ गई है और ये I और R की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगी साइन A प्लस डेल M/2 और बेटा ये हो जाएगा साइन A/2, ये वाला आपका। ठीक, कभी कभार क्या होता है कि एक और सूत्र पूछ लेता है, तो उस वो कैसे पूछता है,
तो वो ध्यान रखना है कि यदि ये आई और आई ए प्लस डेल एम साइन ए प्लस डेल एम बाई टू और साइन ए बाई टू के मान कोण अत्यंत छोटे हो, ठीक है, ये लाइन लिखना है आपको यहाँ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर ये जो ए प्लस डेल एम बाई टू हैं और ये जो ए बाई टू हैं ये कैंसिल हो जाएगा, इस ए का इंटू इधर होगा, तो एन ए इज इक्वस टू ए प्लस डेल एम, और एन ए को उठाकर इधर फेंक दोगे तो एन ए माइनस ए इज इक्वस टू डेल एम, यहाँ से ए कॉमन निकाल लोगे तो आप एन माइनस वन इज इक्वस टू, ठीक। आप अगर वहाँ यहाँ एन टू वन लेकर चलते हैं शुरुआत में, तो एन टू वन माइनस वन इज इक्वस टू डेल एम, जो भी आप लोग लेके चले। ये बहुत अच्छे डेरिवेशन है 5 के 5, और मैंने 5 के 5 को सॉल्व कराए और मुझे लगता है कि ये आपको समझ में भी आ गए होंगे, और ये आपकी परीक्षाओं में इनमें से एक न एक डेरिवेशन के आने की संभावना है, इसीलिए ये वीडियो आपके 4 नंबर पक्के करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।